सेवेंथ नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर है, लेट्स ट्राई 4 से पहले वो है बार ग्राफ्स। लेट्स ट्राई 4 से पहले, हाँ यस, लेट्स ट्राई 4 इसमें है बार ग्राफ्स। तो बार ग्राफ्स में एक्चुअली में दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो बार्स हैं भाई, दो एक्सिस होती हैं। एक एक्सिस पर हम बार का जो बार जिस पर बनते हैं वहाँ पर हम डिटेल्स लिखते हैं कि किसके रिगार्डिंग ये वाला बार है, ठीक है। और इस टाइप में हम उसकी मेज़रमेंट करते हैं, मेज़रमेंट लिखते हैं यहाँ पर। जैसे ये जो बार दिया हुआ है वो पोजीशन ऑफ प्रेफर्ड पोजीशन ऑफ प्लेयर्स इन क्रिकेट दिया हुआ है। प्रेफर्ड पोजीशन का मतलब होता है, एक मिनट, हाँ, तो प्रेफर्ड पोजीशन का मतलब हुआ कि जैसे लॉन्ग ऑन पर केवल ये क्या, नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं 5। लॉन्ग ऑन पर कोई भी 5 प्लेयर से ज़्यादा लगाना पसंद नहीं करता। लॉन्ग ऑफ पर 8, डीप मिड विकेट पर ये एक तरह से पॉसिबिलिटी है कि कितने प्लेयर्स जो हैं वो पसंद करते हैं इन पोजीशन पे लगना। तो अगर देखें तो 5, यानी 5 का मतलब हुआ कि टोटल जो प्लेयर्स होते हैं उनमें से ज़्यादा 5, 12 में से 5 ये पसंद करते हैं कि हमें लॉन्ग ऑन पे लगाया जाए, या जो लॉन्ग ऑफ पर फील्डिंग करना पसंद करते हैं 12 में से 8, ठीक है। डीप मिड विकेट पर 12 में से 6, और थर्ड मैन पर सभी चाहते हैं, क्योंकि थर्ड मैन आराम वाली जगह है जहाँ पर बॉल आपको आराम से नज़र आएगी और वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना, ज़्यादा एक्टिव नहीं रहना, ज़्यादा अलर्ट नहीं रहना होता है जहाँ पर। तो वो जगह है थर्ड मैन, यानी आराम से लग जाइए वहाँ पर, क्योंकि वहाँ बॉल बहुत कम आती है और बहुत कम चांसेस होते हैं उस बॉल के आने के। बॉल कम आती है और आपको फील्डिंग कम करनी पड़ती है, ठीक है। बड़ा रिलैक्स्ड जो जगह होती होगी, तो सबसे ज़्यादा लोग थर्ड मैन पर लगना चाहते हैं। फाइन लेग पर भी 7 ही लोग लगना चाहते हैं 12 में से। और विकेट कीपिंग तो हर कोई करना ही नहीं चाहता, तो सबसे कम लोग विकेट कीपिंग करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम एक बार ग्राफ से आराम से किसी भी सिचुएशन को आराम से इजीली समझ सकते हैं। रीड करने के लिए डेटा हो तो उसको बहुत देर लगती है रीड करने में, लेकिन ऐसे बार ग्राफ से आपको तुरंत पता लग जाता है कि कम या ज़्यादा क्या है, वो आपको क्लियर हो जाता है। उसके लिए एक स्केल भी चूज़ करना पड़ता है। स्केल चूज़ करने का मतलब ये है कि अगर आपने किलोमीटर्स में ले रखा है तो उसको 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर मान सकते हैं, ठीक है। और उस स्केल के हिसाब से हम अपने लेवल ऑफ जो बार को बना सकते हैं। इस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट आएगा, लेकिन यहाँ पर हम कितना स्पेस छोड़ के बार ग्राफ बनाने वाले हैं तो उनके नाम यहाँ आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितना बड़ा बार ग्राफ बनाना है उस हिसाब से आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को ले सकते हैं। तो इस तरह से स्केल होता है। तो बार ग्राफ बहुत ईजी तरीके से बन जाता है। अब आप देखें कि 2 तरह के बार ग्राफ्स हैं। एक तो सिंगल बार ग्राफ है जिसमें डाटा दिया होगा, डाटा में आपको बार ग्राफ के नीचे डिटेल देनी है। आप जैसे मैचेस की पोजीशन दी हुई है यहाँ पर, रन स्कोर्ड बाय द राहुल ने 70 कितने रन्स बनाए, तो रन्स हमारे इधर को आ गए। और कौन से मैच में बनाए, तो मैच 1 में 70 रन्स, मैच 2 में 50 रन्स, मैच 3 में 45 रन्स, मैच 4 में 60 रन्स और मैच 5 में 80 रन्स। तो रन्स यहाँ पर आ जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। और इस साइड में आप मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस डालते जाइए। लेकिन डबल बार ग्राफ में क्या होता है कि 2 लोगों का कंपैरिजन होता है। जैसे रन्स स्कोर्ड बाय अतुल एंड राहुल, रन्स स्कोर्ड बाय अतुल एंड राहुल इन डिफरेंट सीरीज आर रिप्रेजेंटेड इन द टेबल बिलो, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि राहुल ने सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3, सीरीज़ 4, सीरीज़ 5 में राहुल ने 270 रन्स पहले स्कोर किए, वहाँ पर अतुल ने 580 किए। इससे 350 फॉर 10, इन सब का ये दिया हुआ है। अब इसको अगर हम बार ग्राफ में डाल देंगे तो आपको अपने आप ही कंपैरिजन का पता लग जाएगा और दूर से दिखाई पड़ जाएगा कि कितने रन्स किसने बेटर किया, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डबल बार ग्राफ में इस तरफ हमने जो हमें क्या पता था कि ये 200, 300, 400 में डाटा है, तो हमने 1 सेंटीमीटर को एज्यूम कर लिया 100, ठीक है। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700
इस तरह से हमने ये जो 1A के स्क्वायर को हमने 100 ले लिया, तो ये इस तरफ हो गए। और अब हमें यहाँ पर केवल सीरीज़ 1 में लिखना है, तो सीरीज़ 1 में पहले राहुल और फिर रोहित हमें पता है, राहुल फिर अतुल पता है। तो राहुल के कितने हैं 270 हमने यहाँ रख दिए, उसका 580 तो 580 पर आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो बार ग्राफ के ऊपर आपको प्लॉट करना आता ही है। उसके बाद सीरीज़ 2 में 350 और 410 है, तो पहले 350 को प्लॉट करेंगे और फिर 410 को करेंगे। इसी तरह से हम ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। उसके बाद सीरीज़ 3 में राहुल के हैं 260 और अतुल के हैं 350, तो इसी तरह से इनको प्लॉट करना है। 350 यानी 200 और 300 के बीच में यहाँ पर 260 है, तो 2 से यहाँ तक 10 मार्क्स होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 जहाँ पर आएगा वहाँ तक आप ले लेंगे। उसके बाद 350 ये ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ बार ग्राफ्स में बहुत ज़्यादा बड़े नंबर हैं, नहीं 560 टोटल स्कोर किया उसने सीरीज़ में, यहाँ 850 किया, तो यहाँ से 500 हम यहाँ से ले लेंगे। 500 और 600 के बीच में 580 और 600 कितना है 650, तो यहाँ से मिड पॉइंट ले लेंगे 800 और 900 का। तो इस तरह से ये बार ग्राफ हमें उन दोनों के बीच में, राहुल और अतुल के बीच में कंपैरिजन को बता देंगे। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं, सिंगल बार ग्राफ और डबल बार ग्राफ पर, इनसे रिलेटेड आंसर्स आपको देने हैं। बड़े इजीली आप दे सकते हो, सबसे मिनिमम क्या हुआ, सबसे मैक्सिमम क्या हुआ, यही सब बताना है। इसी तरह से इसमें कंपैरिजन है, उसको पूछा गया है। और एक डबल बार ग्राफ का क्वेश्चन है जो बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया। तो आप इजीली बार ग्राफ्स कर सकते हैं। बार ग्राफ्स में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बात कर लीजिए, मैं आपको पढ़ाता हूँ। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बार ग्राफ आराम से बना सकते हैं आप, इसी तरह से ग्राफ पेपर पर आप बना के देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मुझसे आप उसमें बात कर सकते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो बार ग्राफ बनाते हुए भी भेज सकता हूँ। मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल इजी होते हैं बार ग्राफ बनाने। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट इसमें लास्ट टॉपिक है, वो है चांस और प्रोबेबिलिटी। चांस और प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का सीधा मतलब चांस ही है कि कितने चांस हैं किसी इवेंट के, किसी घटना के होने के, है ना। चांसेस हम कहते हैं ना, कितने चांस है कि ऐसा हो जाएगा, है ना। अगर इलेक्शंस की बात करें तो कौन सी पार्टी के चांसेस ज़्यादा हैं जीतने के, है ना, वो चांस को ही आप प्रोबेबिलिटी कह दीजिए। जैसे व्हाट इज़ द चांस दैट इंडिया विल विन द नेक्स्ट क्रिकेट मैच इट प्लेज, यानी इंडिया क्रिकेट मैच में जीतेगा कि नहीं जीतेगा, ये एक चांस है, ठीक है। व्हाट इज़ द चांस दैट आई विल पास इन द एग्जामिनेशन, कि मैं एग्जामिनेशन में पास हो जाऊंगा, इसका कितना चांस है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट विल प्रोबेबली बी अ हॉट डे टुमारो, शायद कल सबसे गर्म दिन होगा या गर्म दिन होगा, बहुत ही गर्मी होगी कल, चांस है। मोस्ट प्रोबेबली आई विल, देखो मोस्ट प्रोबेबली आई विल विन द कॉम्पिटिशन, यानी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है इस बात की, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आई विल विन द कॉम्पिटिशन, तो मैं कॉम्पिटिशन जीत जाऊंगा, इस बात के चांसेस है ना। अब जरा देखिए इसमें कुछ डेफिनेशंस दी हैं, वो देखें। एक्सपेरिमेंट इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू रिजल्ट कॉल्ड आउटकम्स, है ना। एक्सपेरिमेंट वो सिचुएशन है कि जिसमें चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू रिजल्ट कॉल्ड आउटकम्स, यानी एक्सपेरिमेंट इज अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग अ चांस और प्रोबेबिलिटी दैट लीड्स टू रिजल्ट कॉल्ड आउटकम्स, यानी प्रोबेबिलिटी के आउटकम्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे आप एक कॉइन को टॉस करते हैं और टॉस करने के बाद जो उसके आउटकम्स आते हैं, उसके रिजल्ट्स आते हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट हो गया। यू आर डूइंग अ एक्सपेरिमेंट, यू आर टॉसिंग अ कॉइन, और उस टॉसिंग या थ्रोइंग अ डाइस, तो थ्रोइंग अ डाइस में आउटकम्स क्या क्या आए, तो ये जो प्रोसेस है इसको बोला एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम्स रहे, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप प्रोबेबिलिटी को कहना चाहते हो, अच्छा प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ें और हैं, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी की बात करें। इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसी इवेंट, जो इवेंट का मतलब होता है कि कोई ऐसी घटना जो, अब इम्पॉसिबल का मतलब है जो नहीं घट सकती, जो हो नहीं सकती, है ना। संडे कैन नेवर कम आफ्टर ट्यूसडे, यानी ट्यूसडे के बाद संडे नहीं आता, ठीक है। ये क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है।
और एक पॉसिबल इवेंट होती है, ठीक है। तो पॉसिबल और इम्पॉसिबल इवेंट हो गई, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी जो होता है वो ये है। प्रोबेबिलिटी का मतलब नंबर ऑफ वेज दैट पर्टिकुलर इवेंट कैन अकर अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट इन द सैम्पल स्पेस। देखिए, इसको आप इस तरह से भी कह सकते हो कि टोटल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो उससे ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा कि फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, यानी जितने आउटकम्स जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी में निकाल रहा हूँ उसको कितने आउटकम्स फेवर करते हैं, अपॉन टोटल आउटकम्स, और बाकी सारे आउटकम्स कितने हैं। आप अगर इसको लगाएंगे तो आप इजीली समझ पाएंगे। मैं आपको जो इसके अंदर 2-3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैं उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अभी अब देखते हैं लेट्स ट्राई 5 को। आप उसको याद रखिए, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, है ना। तो जरा अब देखें, इनको मैच करना है मुझे। तो पहले देखो, अ डाइस व्हेन टॉस्ड लैंड अप विद एन इवन नंबर। एक डाइस को टॉस करें और इवन नंबर आएगा, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है। तो ये लाइकली है, आ सकती है, ठीक है। उसके बाद इसमें लाइकली है कि इवन नंबर हो सकता है। थ्रोइंग अ कॉइन, मैंने लाइकली बताया है इसका, तो आप इसको लाइकली पर इसके साथ इससे मैच कर सकते हो। दूसरा है थ्रोइंग अ कॉइन लैंड अप विथ 5 ऑन टॉप। अब कॉइन में 2 साइड्स होते हैं, 2 साइड्स होते हैं, तो 5 आ सकता है और नहीं आ सकता है, उसका दूसरा टेल भी आ सकता है। तो इसको कहेंगे इक्वली इसको कहेंगे हम इक्वली लाइकली, है ना। इक्वली लाइकली क्योंकि दूसरा चांस भी इक्वल है इसके, तो इक्वली लाइकली बोलेंगे। उसके बाद क्या है, इट्स ब्राइट सनी डे इट मे रेन नाउ। अब ब्राइट सनी डे है और उसमें रेन, तो ये इम्पॉसिबल है, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगी। ये इवेंट इम्पॉसिबल है कि एक ब्राइट सनी डे में हाउ इट मे बी रेन, है ना। नाउ टुडे आई विल गो टू स्लीप आफ्टर डिनर। आज मैं डिनर के बाद सो जाऊंगा, तो दिस इज, मैं डिनर के बाद सो जाऊंगा, ये लाइकली इवेंट है। 1 मिनट, और उसके बाद ये इम्पॉसिबल हो गया था, अनलाइकली और सर्टेन रह, यानी सर्टेन और अनलाइकली रह गया। तो आफ्टर 1 ईयर आई विल बी 1 ईयर ओल्डर, 1 ईयर ओल्डर, ये सर्टेन है, ये सर्टेन इवेंट है। और टुडे आई विल गो टू स्लीप आफ्टर डिनर, ये लाइकली है, ये लाइकली इवेंट है। ये कौन सी है, लाइकली, ठीक है। तो इस तरह से इसको मैच कर लेना। उसके बाद आएगा ये जो क्वेश्चन है, मैं इनको करवाता हूँ जरा। इसमें क्या है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4। तो देखिए, अगर एक डाइस को एक बार उछाला जाएगा, एक बार उसको थ्रो किया जाएगा, तो उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं 1 से लेके 6 तक होते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो टोटल आउटकम्स विल बी 6, और फेवरेबल आउटकम्स हैं 1, क्योंकि केवल एक बार ही 6 आ सकता है, क्योंकि ये कह रहे हैं 4 आ सकता है, सॉरी। तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1, ठीक है। फेवरेबल आउटकम हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम या टोटल पॉसिबल चांस जो है कि कितना आएगा, 4, केवल एक ही होगा, 6 में से एक ही 4 है, तो 4 अपॉन 4 का हो गया 1, तो 1 अपॉन 6 यानी टोटल आउटकम्स। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। इसी तरह से एक और है नीचे, देखिए आप, एक आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 4th है, अ बैग कंटेन्स 4 वाइट 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। यानी बैग के अंदर 4 वाइट 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। साहिल पुट्स हिज हैंड इनसाइड द बैग। साहिल ने अपना हाथ जो है बैग में डाला, एंड टेक्स आउट अ बॉल, और उसने एक बॉल निकाली। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज़ वाइट, ए, बी रेड और सी ब्लैक। तीनों की निकालनी है, ठीक है। तो वाइट की निकालेंगे पहले। तो देखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स व्हेन द बॉल कम्स वाइट। अगर फेवरेबल आउटकम जब बॉल वाइट होनी चाहिए, तो केवल 4 वाइट बॉल्स हैं। अच्छा, टोटल आउटकम सब केस में कितने होंगे, 4 वाइट थी, इतनी रेड थी और इतनी ब्लैक थी, तो टोटल कितनी होगी, 15। ये तो 15 ही रहेंगी, ये 15 हो जाएगी। उसके बाद क्या है, फेवरेबल आउटकम्स व्हेन बॉल कम्स वाइट, तो केवल 4 बॉल्स वाइट हैं, तो फेवरेबल आउटकम्स वाइट ही 4 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल इज
फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हैं 15, तो ये 4 अपॉन 15 हो गई। अब अगर यहाँ पर रेड होती तो फेवरेबल आउटकम्स होते 5, तो ये 5 अपॉन 15 हो जाएगा, 5 अपॉन 15 नहीं 1 अपॉन 3 हो जाएगा। ऐसे ही ब्लैक हो जाएगा, और ब्लैक का मतलब है ब्लैक जो है वो 6 है, तो 6 अपॉन 15 हो जाएगा। तो उसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो क्लोज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है। और हम अब जो है रिवीजन करेंगे प्रैक्टिस बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका जो यूनिट का कोर्स है वो ख़त्म हो जाएगा, और मैं अब करूँगा प्रैक्टिस बुक से स्टार्ट आपका रिवीजन। तो जितने भी क्वेश्चंस इसके अंदर रह गए हैं उनका आप अब उनको करके और आप होमवर्क में डालिए, और कल से मैं स्टार्ट करता हूँ रिवीजन।